नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके चेयरपर्सन को मोदी सरकार ने चुना है, लेकिन जिस तरीके से चुना है, एक बार फिर से यही दर्शाता है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। विपक्ष के नेताओं की कोई मर्जी नहीं चल रही है। अब आपको बता दें कि क्या हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने इस संबंध में डिसेंट नोट जारी करके चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को गलत बताया है। क्या कहा है कांग्रेस ने, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता देते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस श्री रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्व निर्धारित थी, यानी कि प्रीमेडिटेटेड थी, और इन नियुक्तियों से पहले न तो विचार विमर्श किया गया और ना ही सहमति ली गई। आपको याद होगा जब चुनाव आयुक्त का जब सिलेक्शन हो रहा था तो यही चीज सामने आई थी। और अब एक बार फिर से जो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को जिस तरीके से एनएचआरसी का चेयरपर्सन बनाया गया है, एक बार फिर से यही दर्शाता है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए जस्टिस रोहिंटन फली नारिमन और जस्टिस के एम जोसेफ के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस डिसेंट नोट में यह कहा है, मैं आपको बताती हूं, कि एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय धर्म, क्षेत्र और जाति के संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया। इस तरह की चुनाव प्रक्रिया से सरकार के उदासीन रवैये का पता चलता है। राहुल गांधी और खड़गे ने एनएचआरसी के सदस्यों के तौर पर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस कुरैशी के नाम की सिफारिश भी करते हुए ये कहा था कि मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए इन दोनों जजों का शानदार रिकॉर्ड है। बता दें कि जस्टिस रामासुब्रमण्यम की नियुक्ति से पहले एनएचआरसी का अध्यक्ष पद खाली पड़ा था। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून को पूरा हो गया था, जिसके बाद से ये पद खाली था। इसके बाद 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति की बैठक में एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे ने भी शिरकत की थी। तो अब फाइनली जिस व्यक्ति को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है या चेयरपर्सन बनाया गया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या संस्थानों को इसी तरह से मोदी जी अब पूरी तरह से मटिया मेट करेंगे। चुनाव आयोग को ध्वस्त कर दिया गया, अब एनएचआरसी को भी ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति को लाया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है, लेकिन और बेहतर व्यक्ति भी हो सकते थे। जिन नामों की रिकमेंडेशन खड़गे और राहुल गांधी ने की थी, उसको नहीं माना गया। तो फिर क्या चीज देखकर एनएचआरसी के चेयरपर्सन को चुना गया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील के रॉय साहब हैं। कमल कृष्ण रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। गिरीश जी, आपका स्वागत है। गिरीश जी, आपका कैमरा ऑफ है क्या? हाँ, सॉरी। हाँ, गिरीश जी, आपका स्वागत है। और मैं रॉय साहब से शुरू करती हूँ कि रॉय साहब, जिस तरीके से एनएचआरसी के चेयरमैन को चुना गया है, क्या आज इस पर आलोचना, क्या इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से एनएचआरसी को भी ध्वस्त किया जा रहा है? जी देखिए, ये एक गंभीर असंतोष का विषय है और इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि ये चयन नहीं हुआ है, ये नामित किया गया है। जो पूरा प्रोसेस है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में एनएचआरसी के चेयरमैन और मेंबर के सिलेक्शन का, पहले तो उसको इन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। 1993 से 2019 तक यह प्रक्रिया थी कि चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरमैन एनएचआरसी होता था। अब इनको जब लगा कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे इशारे पे नाचे, मेरे इशारे पे गाए, मेरे इशारे पे सोए और जागे, तो अरुण मिश्रा जो एक बदनाम जज थे, जिन्होंने इनके सगे संबंधियों को, जो गृह मंत्री महोदय से लेकर तमाम लोगों का बचाव किया अपने जजमेंट से, और सबसे ज्यादा हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया अडानी को अपने जजमेंट्स के जरिए, उनके लिए 2019 में अमेंडमेंट लाया उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि अब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है, और अरुण मिश्रा साहब को जज बनाया गया।
अरुण मिश्रा साहब 1 जून को रिटायर हो गए। अब एनएचआरसी को ये इतना ही गंभीरता से ले रहे हैं कि 1 जून से 10 दिसंबर तक, आज दिसंबर खत्म होने को है, वो बिना किसी एनएचआरसी के चेयरमैन की उतनी बड़ी संस्था चलाई जा रही थी कार्यवाहक तरीके से, जो पूरा एडहॉकिज्म का एटीट्यूड है। और ये सवाल देखिए, आपने सुब्रमण्यम साहब का कोई हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपने एक कॉलेजियम बनाया है तो आपको नामों पर डिस्कशन करना चाहिए और डिसेंट्स के बारे में सवाल जवाब होना चाहिए। आप इनको बिल्कुल बुला रहे हैं कि आप यहाँ अंगूठा लगा दीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। और सुब्रमण्यम साहब के बारे में मैं बताता हूं कि ये जो मोनिटाइजेशन वाला जजमेंट है, इसके ऑथर्स में है। इन्होंने उस रूप से सत्ता की बहुत बहुमूल्य सेवा किया है और उस सेवा के तकाजे में नहीं, आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला सुनाया गया जी, वो फैसला सुना है। जबकि उसी जजमेंट में उनसे जूनियर जज ने डिसेंट जजमेंट दिया था, मैडम ने बहुत बहादुरी से दिया था। और उसके बाद भी हैदराबाद में जाकर उन्होंने कहा कि यह पूरा डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का एक एक्सरसाइज था। तो ये सारा पुरस्कार बांटा जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि रोहिंटन नारिमन जैसा सेलिब्रेटेड जज, जैसा एक्सेलेंट जज, ऑनेस्ट जज, जो कॉलेजियम में रहते हुए जस्टिस कुरैशी के लिए और तमाम ईमानदार जजों के लिए लड़ता रहा, उसको आपने उसका नाम ही नहीं आप किसी भी तरह से लेने को तैयार हैं। तो नहीं, तो इस इसका योग्य मतलब लोग, ये है रॉय साहब, इसका मतलब ये है कि नोटबंदी का फैसला जिस जज ने दिया, उसको किस जी तरीके से दिया, आज उसको उसका रिवॉर्ड मिल गया, उसको उसका जी गिफ्ट दिया मोदी जी ने कि भाई आपने नोटबंदी के लिए हमारा जो फैसला सुनाया बिल्कुल। था, उसके एवज में मैं अब आपको ये पद दे रहा हूं। अरुण मिश्रा को भी इसी तरह से एनएचआरसी का चेयरमैन बनवाया गया था। उन्हें तो कुल मिला के चंद्रचूड़ साहब पे अभी भी भरोसा नहीं था कि चंद्रचूड़ साहब आप आखिरी दिनों में जिस तरह का छीछा लेदर का सामना किए, जिस तरह से उनकी प्रतिष्ठा गर्त में जाती हुई उनको भी दिखी, उन्हें लगा कि एनएचआरसी में वो कंफर्टेबल शायद रहे शायद न रहे। और इसीलिए उन्होंने जून से लेकर और चंद्रचूड़ साहब के इस रिटायरमेंट का वेट भी किया। लेकिन सुब्रमण्यम को यह खोज के इसीलिए लाए कि हमको एक एस-1 चाहिए। अगर केएम जोसेफ किसी भी 140 करोड़ जनता में जो सुप्रीम कोर्ट का एबीसीडी भी जानता है, वो तो कहेगा नारिमन और केएम जोसेफ के अलावा कोई तीसरा आदमी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, इतना ईमानदार, इतना। और इन लोगों ने खास तौर पे ह्यूमन राइट के लिए, आप मेंबरशिप के लिए बता रहे हैं कि मुरलीधर साहब का नाम था। मुरलीधर साहब के जजमेंट देख लीजिए, चाइल्ड राइट से लेकर और जेंडर जस्टिस से लेकर ह्यूमन राइट के शानदार जजमेंट दिया उन्होंने। कुरैशी तो इतना बड़ा विक्टिम है कि कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होकर रिटायर होना चाहिए, जो और उनको पूरा वनवास की तरह नचाया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में। कुरैशी साहब को बड़ा, कुरैशी के लिए कितनी लड़ाई लड़ी रोहिंटन नारिमन साहब ने कि इनको कॉलेजियम इनके नाम को प्रस्तावित करे। तो ये कुल मिला के ये पूरा एक्सरसाइज जो है, ये सारी संस्थाओं के साथ यही कर रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन अब इनका जो है एक पिजड़े के तोता से भी बदतर हालत में, इन्होंने शिक्षण संस्थाओं को इतना बर्बाद कर दिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाती थी, जहां से वैज्ञानिक शोधकर्ता और सिविल सर्वेंट निकलते थे, आज दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में भी उस कैटेगरी में उसका अब नाम नहीं है। और तमाम शोध संस्थाओं को और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं को इन्होंने बिल्कुल अपने जेब में रख लिया है। जुडिशरी का आलम यह है कि इससे ज्यादा क्या होगा कि अब जज जो है विश्व हिंदू परिषद के मंचों पे जा रहा है और वहां कह रहा है कि इस मुल्क में जो मेजॉरिटी की इच्छा होगी उसके हिसाब से देश चलाया जाएगा। तो इस पूरे के पूरे जो ये संस्थाएं हैं, जो जो हमारे इस लोकतंत्र के खंबे थे, अगर जुडिशरी सांप्रदायिक हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, अगर मानवाधिकार आयोग में अयोग्य लोग बैठेंगे,
तो किसकी रक्षा होगी? आज हजारों लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, वो तो मानवाधिकार आयोग की तरफ देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, नेशनल मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और एससी एसटी आयोग, यही लोग तो हैं जो उनके रिहाई के लिए, उनके आजादी के लिए और उनके जेल से बाहर निकलने के लिए इतना जतन करते हैं। एनएचआरसी का वेंकट चलैया के समय में, चाहे जस्टिस दत्तू के समय में, तमाम वो निर्णय देख लीजिए कि किस तरह जयस वर्मा साहब के समय में कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं को, बलात्कार पीड़ितों को, विकलांगों को और तमाम पीड़ित समुदाय को, यहाँ तक कि प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम किया। अब जो नोटबंदी को बचाने वाला जज वहां पर बैठेगा, तो उससे कैसे अपेक्षा की जाए कि इस देश के पीड़ित मानवता के लिए वो काम करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हवा में नहीं हुआ, न इनके किसी की सदिच्छा से हुआ। वो जो पूरा यूएनसीएचआर था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, उसने भारत सरकार पर दबाव डाला। भारत सरकार उस ट्रीटी के पार्ट थे जो यूनाइटेड नेशंस में साइन हुआ था और उसको रेटिफाई किया था पार्लियामेंट से। तो एनएचआरसी जो है एक वैश्विक दबाव में और एक अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के तहत एनएचआरसी और एसएचआरसी का निर्माण हुआ है। तो और ये पूरी दुनिया के सामने भारत की बड़ी की छवि बहुत खराब होगी अगर पहले तो इन्होंने पूरा कॉलेजियम में सिलेक्शन का वही बदल दिया। अब आप चुनाव कमीशन में देख लीजिए कितना अच्छा था कि नहीं, लेकिन कॉलेजियम में। पूछना चाहती हूँ रॉय साहब, मैं भी ये देख रही हूँ कि जिन जजेस ने डिमोनेटाइजेशन का वर्डिक्ट सुनाया था, उसमें नाम देखिए किसका किसका था, यह समझना जरूरी है। बी.आर. गवई का इसमें नाम था, ए.एस. बोपन्ना का नाम था, वी. रामासुब्रमण्यम का नाम था और बी.वी. नागरत्ना का नाम था, जो कि सोल डिसेंटिंग जज थी, उन्होंने ही डिसेंट किया था। लेकिन इन सभी जजों में से छोड़कर केवल वी. रामासुब्रमण्यम को ही एनएचआरसी का अध्यक्ष अगर बनाया जा रहा है, तो फिर इसके क्या मायने हैं? क्या ऑलरेडी ये बातचीत चल रही होगी मोदी सरकार के बीच में और उनके बीच में? हो सकता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम किया हो बाकी जजेस के कंपैरिजन में, जिससे कि वो मोदी जी का भरोसा जीत सके। आज ये भी तो लोगों को बताने की जरूरत है। बिल्कुल, उनके और सारे जजमेंट्स पे भी निगाह डालने की जरूरत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़गे साहब और राहुल गांधी ने उठाया कि थोड़ी सी बहुलतावादी समाज है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को भी आप ध्यान में रखना चाहिए। आपने रिलीजन को, आपने रीजन को, आपने कास्ट को, ये सारे कंपोनेंट्स को इग्नोर किया और जो विपक्ष की आवाज है, जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, उसको आप रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसकी बात ही नहीं सुन रहे, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कोई डिस्कशन नहीं, कोई संवाद नहीं। आप ये निर्णय है, इस पे आप दस्तखत करिए और नहीं डिसेंट करिए। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल मेजॉरिटी से नहीं तय की जाती हैं। एनएचआरसी कोई ऐसी ऐसी कुर्सी नहीं है कि जिसमें कि मेजॉरिटी से तय होगा। इसमें कंसेंसस बनाना ही पड़ेगा आपको। और इसमें अगर ठीक है, नारीमन का नाम पर आप नहीं सहमत हैं, तो आप जोसेफ के नाम पे आइए, आप और लोगों से कंसल्ट करिए। आपके पास बहुत सारे संविधान ने पावर दिया कि इस तरह आउट ऑफ कॉलेजियम भी आप लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए कि चूंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं और सारा दुनिया बोलेगा, दुनिया का एक आदमी नहीं कह सकता है कि नारीमन और ये जो जोसेफ साहब किसी तरह से सुब्रमण्यम साहब से 1000 गुना अच्छे नहीं है। और छोड़िए, ये जो कानूनगो और सारंगी हैं, दो जज जो मेंबर बने हैं, इनको जरा एक तराजू पे रख लीजिए, एक तराजू पे मुरलीधर और अकील कुरैशी को रख लीजिए। ये किस तरह के दोयम दर्जे के जजों को, किस तरह से विवादित और बदनाम लोगों को, किस तरह से सरकार परस्त जजमेंट लिखने वाले शख्सियत को ये इस तरह के संवैधानिक पदों पे बैठा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। ये मोदी जी अपने सरकार का चेहरा बता सकते हैं और गृह मंत्री जो है इस देश में अपराध में बढ़ते अपराध और बढ़ते ह्यूमन राइट वायलेशन पे पर्दा डाल सकते हैं। लेकिन संस्था का बहुत क्षरण होगा इससे। जो यूनिवर्सिटीज की हालत कर दिया इन लोगों ने, जो तमाम शोध संस्थानों का हालत कर दिया, वैज्ञानिक
रोक रही हूँ, हाँ आपको रोक रही हूँ कि मैं गिरीश जी के पास अब जाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर आऊंगी आपके पास कि गिरीश जी आप ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम का, और ये जानते हुए कि जिस तरीके से उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का वर्डिक्ट सुनाया, उनको मोदी जी ने ये तोहफा दिया है, बाकी जो जजेस बतौर मेंबर्स थे उनके नाम भी नजरअंदाज किए, खड़गे जी और राहुल गांधी उन्हें डिसेंट नोट दी, उनकी बात एक तरीके से नहीं मानी गई, और जो बात के रॉय साहब कह रहे थे कि भाई मोदी जी एक्सपेक्ट करते हैं कि सब आए अंगूठा लगा दे, जो मोदी जी कह रहे वही काम हो जाए। लेकिन एनएचआरसी के इस अध्यक्ष पद के चयन पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से संस्थानों का तो जो उनको नष्ट मोदी जी कर रहे हैं वो तो साफ दिख ही रहा है, लेकिन क्या ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है, ये क्या हर इंस्टीट्यूशन के लिए मोदी जी अब इसको बतौर एक पैटर्न बनाकर पूरे देश के सामने रख रहे हैं कि भाई देखिए आप इस तरीके का फैसला सुनाएंगे और फिर उसके एवज में आपको हम इसी तरह से रिवॉर्ड करेंगे? नीलू जी, पहले तो आप देख लीजिए, ये लेटरल एंट्री वाला मामला हमेशा ही राहुल गांधी या गठबंधन ने उठाया है, और ये कोई नई बात तो है ही नहीं। लेटरल एंट्री इन्होंने यूनिवर्सिटीज में कर दी, इन्होंने गवर्नर्स में कर दी, और ये जनता के लिए बोल रहे थे एक है तो सेफ है, इनके तो हमारे साथ है तो सेफ है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो बहुत सालों से चल रहा है। जो ब्यूरोक्रेट इनके साथ नहीं है, अभी आप पढ़ दिए कि 850 रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर जो ज्यादातर इनकम टैक्स में या इंटेलिजेंस विंग में होते हैं, वो छोड़ के नौकरी चले गए। वो कौन सा लॉट है? वो लॉट है जो अपने आत्मा से शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाया, क्योंकि इनका तो सीधा ही है कि हमने जो लाइन बना दी उस पर आप चल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब इसमें देखिए, रॉय साहब ने बहुत ही विस्तार से इनका पूरा वो दे दिया कच्चा चिट्ठा कैसा है। इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि ये एनएचआरसी के जो चेयरमैन लगे हैं उनका बैकग्राउंड दे दिया, उनके साथ जो दोनों मेंबर जब इन्होंने बात करी, एक जो ये आपके विद्युत राजन सारंगी है, उनके फादर फाइनेंशियल एडवाइजर रहे बहुत साल ओडिशा गवर्नमेंट के, और ओडिशा पे विशेष प्रेम मोदी जी को है, वो हम समझ ही रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसके बाद आप आइए, सेकंड जो है आपके ये प्रियंका कनुंगो, अब ये रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, और इनके टर्म में आप देखिए 2019 से एनएचआरसी में 76,600 केसेस थे, वो बढ़ के 1,12,300 2022 तक का ही रिकॉर्ड है जो मिला है, 46% जंप हुआ है। उसका आउटकम क्या है कुछ पता नहीं है। अब उसमें कुछ केसेस का रेफरेंस मैं आपको दे दूं तो लाइव लॉ में काफी इस पे विस्तार से वो रेफरेंस केस के साथ दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कमेंट किया था जब ये मदरसाओं में एक्शन ले रहे थे कि आपको क्या मदरसा के ही बच्चों पे ऑब्जेक्शन है या दूसरे रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे भी आप जाते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक कमेंट था। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स पे जो केस किया था उसमें कोई कंप्लेन नहीं थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैड टू टेल देम कि भाई जब कोई एफआईआर ही नहीं है तो आप अपने आप से क्या क्यों केस कर रहे हो। और वैसे भी देखो इनके पास कोई प्रोसिक्यूशन या पेनल्टी का पावर तो है नहीं, दे विल जस्ट फाइल द केस एंड देन गो टू द कोर्ट एंड से कि ये हुआ। उसके लिए उनको काफी एविडेंसेस चाहिए, और इनके टर्म में हम लोगों ने देखा है कि बच्चियों के और बच्चों के साथ क्या हालत हुए हैं, उनके जो रिमांड होम से उनकी क्या पोजीशन है, उनकी बजटरी एलोकेशन में कट हुआ था, ये इनको नहीं दिखाई दिया था कभी भी। और कोविड के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सब स्टेट्स को बोला था कि भाई जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं उनको आप ढूंढिए, एनजीओ का सहारा लीजिए। उसको आज 4 साल होने आए हैं, देयर इज नो वर्किंग ऑन दैट, उसके लिए कोई जॉब नहीं। और उसमें सबसे अच्छा हथियार ये कि आपने आरटीआई को डिफंक कर दिया है। आप आरटीआई करोगे आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, आपको बता देंगे आप थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी में कंसर्न पार्टियों को तो मतलब है नहीं, वो कौन पंगा लेगा गवर्नमेंट से। तो ये जो हो रहा है, अभी गुजरात में भी एक केस था कि भाई पेरेंट्स ने किया था कि वो इतना टॉर्चर करते थे बच्चों को फीस के लिए कि दे वेंट टू द हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट में वो केस काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा है कि भाई ये जो कंप्लेन आई है कि आप मेंटल टॉर्चर करते हो पेरेंट्स को फीस के लिए, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, हैंगिंग। तो ये लेटरल एंट्री में इन्होंने अपनी सारी टीमें बना लेनी है। आप कुवैत में जाके और फॉरेन में जाके बोलते हो कि मैं 140 करोड़ का केयर टेकर हूं, मैं सबका ध्यान रखता हूं, तो यहां पर से ही आपकी समझ में आ जाएगी आपकी ईमानदारी कि आप किसी मोमेडियन जज को प्रमोट नहीं होने देते हो, कोई क्रिश्चियन जज को आप प्रमोट नहीं होने देते हो। और यहाँ पे ये क्लियर केस हमको दिख ही रहा है। और फली नरीमन, अ पर्सन हु इज इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ, आप उसको पूछ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो मास्टर रॉय साहब ने सही उसका रेफरेंस दिया है। तो ऐसे आदमी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी नहीं सुनेंगे।
इनको तो हमारे साथ जो है वो सेफ रहेंगे, ऐसे ही लोग आएंगे। पॉलिटिक्स में भी हमने देखा, ब्यूरोक्रेसी में भी हमने देखा। तो दिस इज गोइंग ऑन। और ये नहीं है कि खाली एनएचआरसी के, अभी इन्होंने जो टीम दी है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इंक्लाइन पहले ही से है। गिरीश जी, जो आपने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई एक है तो सेफ है। क्या जुडिशरी के लिए भी अब मोदी जी ने इस मैसेज को बहुत साफ कर दिया है कि भाई एक हो तो सेफ हो? जजेस को भी ये मैसेज चला गया है। हाँ, वो तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो बहुत पहले चला गया था। आप इमेजिन करिए, गुजरात का एक मिनिस्टर जिसको हाई कोर्ट ने बोल दिया आपका इलेक्शन नल एंड वॉइड है। भूपेंद्र चुड़ासमा एजुकेशन मिनिस्टर, वो टर्म पूरी होने तक रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी, अपील कभी सुनी नहीं गई। उन्होंने अपने 5 साल, मतलब जो आदमी इलेक्शन हार चुका है उसको अगर ये मिनिस्टर रखने का जज्बा रख सकते हैं तो अभी ऑल इंडिया तो कुछ भी करेंगे। और अभी भी आपके पास जो मिनिस्टर्स हैं वो लेटरल एंट्री वाले ही है, कौन से पब्लिक ओपिनियन है, इसलिए उनको परवाह भी नहीं है। आपका रेलवे मिनिस्टर, आपका एजुकेशन मिनिस्टर, सारे के सारे तो लेटरल एंट्री वाले हैं। राज्यसभा में ले लो और उनको अथॉरिटी दे दो, क्योंकि उनको पब्लिक डीलिंग का पता ही नहीं है। जब तक ग्राउंड से एक नेता नहीं आएगा उसको नहीं पता होता है कि पब्लिक की पीड़ा क्या है। ये तो ब्यूरोक्रेट्स रहे, उन्होंने लग्जरी लाइफ जी है, उनको पता ही नहीं ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम। तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स करके एक है तो सेफ है, मतलब हिंदुस्तान में भी एक ही आदमी रहेगा तो सारा हिंदुस्तान सेफ है, ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जी, मैं के रॉय साहब के पास आती हूँ कि के रॉय, अब इसको लेकर ये जो चयन प्रक्रिया है, अब क्या इसको लेकर भी कोई आंदोलन विपक्ष खड़ा करेगा? इसको कैसे आप उजागर करेंगे? लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई देखिए सरकार की ये असलियत है और असलियत में ये चल रहा है? या फिर ये लोगों में मैसेज जाएगा कि भाई ठीक है, अब सरकार का विरोध करना बंद ही कर दो, अपनी तरक्की के बारे में सोचो, सरकार के साथ रहोगे तो आपकी तरक्की भी बिल्कुल महफूज है, और उसके अलावा मानवाधिकार से हमें मतलब नहीं है, हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कितने भी होते रहे, हमें इससे मतलब नहीं है। आज बिल्कुल एक तरीके से ये मैसेज गया है लोगों में। देखिए, कुछ बहुत गंभीर खतरे हैं और कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, और विपक्ष भी एक संवेदना और संवेदनशीलता के साथ इसे समझने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पीड़ित, शोषित और निर्बल जन समुदाय पर चौतरफा हमला सरकार की एजेंसियां, पुलिस, फौज, सीआरपीएफ कर रही है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के पूजा गृहों, उपासना स्थलों, इबादत गाहों को ढाया गिराया जा रहा है, जिस तरह से वक्फ के नाम पर उनकी सबसे बड़ी देश की संपत्ति को कब्जा करने की साजिश की जा रही है, जिस तरह से माइनॉरिटीज को पुलिस एट्रोसिटीज का, फेक इनकाउंटर का, कस्टोडियल डेथ का किया जा रहा है, और अंबेडकर साहब के प्रकरण में आप देख कि किस तरह से दलित चेतना को कुचलने का प्रयास संसद के पटल पर करने का कुचक्र किया गया है। आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस का देख लीजिए, फिजिकल ऑफेंसेस का देख लीजिए, बच्चियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, खास तौर पे आदिवासी और दलित और गरीब क्षेत्रों की और कामगार क्षेत्र की महिलाओं के खिलाफ इतनी तेजी से इसमें बढ़ोतरी हो रही है कि अब इनको एक पपेट इंस्टीट्यूशन चाहिए। एनएचआरसी को इसीलिए ये बिल्कुल, अब उसको क्या कहा जाए, पावरलेस, सोलेस इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि जब देश में यह सवाल बढ़ेगा, ये सवाल सड़कों पे आ रहा है। आप देखिए, असम से लेकर लखनऊ तक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता था कि बहुत सालों से नहीं होता था कि विपक्ष की राजनीति करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी प्रतिरोध की आवाज उठाने के लिए। तो आने वाला जो समय है वो जितना बड़ा दमन का समय है, उतना बड़ा ही दमन के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज उठने का भी समय है। तो इनको सारी संस्थाएं चाहिए, इनको जुडिशरी चाहिए, इनको जो जहां पर दिमाग के लोग बैठे, यूनिवर्सिटीज और शोध संस्थान, वहां पर इनको अपने स्तुति गान करने वाले लोग चाहिए। अब इनकी निगाह एनएचआरसी पे पड़ी है, जो कई साल से, अरुण मिश्रा के समय से इन्होंने ऐसा इतनी बड़ी संस्था को, जो इस देश में पार्लियामेंट की तरह से इस देश की सेवा कर सकती है, गरीब जन समुदाय की सेवा। ह्यूमन राइट किसके लिए? ह्यूमन राइट उनके लिए थोड़े हैं जो लग्जरी कारों और वातानुकूलित कमरों में रहते हैं। ह्यूमन राइट तो उनके लिए है जिनको जीवन की बुनियादी चीजें मुहैया नहीं है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो माइनॉरिटी का हो, दलित हो, महिला हो, हमारी बच्चियां हो, और उस पे रिकॉर्ड एट्रोसिटीज हो रहा है। या हम कह रहे हैं
ना हमारे बड़े भाई गिरीश जोशी जी कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। उसके बचाव के लिए इनको ऐसा संस्था चाहिए जो हिंदी में जिसको कहते हैं नपुंसक संस्था चाहिए, और ऐसा ही उन्होंने चुना है। ये सारंगी हो, चाहे इनके साथ कानूनगो साहब हो, चाहे सुब्रमण्यम हो, ये सरकार के भोपू की तरह से इस्तेमाल होंगे। और अगर संस्थाओं को जीवंत करना होता इनको, तो ये नारिमन और जोसेफ में किसी एक के बारे में एक बार पुनर्विचार तो करते। कम से कम देश की मीडिया, दुनिया की मीडिया जानती कि इनके अंदर इतनी मानवता है कि उन्होंने रोहिंटन नारिमन पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। बाद में रिजेक्ट करते, फिर एक राष्ट्रीय बहस होती। लेकिन ये थैंक्स टू दी राहुल गांधी, थैंक्स टू दी खड़गे कि उन्होंने एक सवाल उठाया, और उन्होंने हर मंच पे लोकतंत्र को बचाने का एक बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं। और विपक्ष को यह ना माना जाए नीलू जी कि बिना विपक्ष जो है ह्यूमन राइट को कहे कि ह्यूमन राइट वायलेशन से मेरा क्या लेना देना। दरअसल ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो इस देश के बहुसंख्यक जनता उसकी शिकार होती है। उसको न तो कोई विपक्ष अनदेखा कर सकता है, और इस देश का बौद्धिक वर्ग अगर उसको अनदेखा करेगा तो उसे सत्तामुखी समझा जाएगा, उससे कायर समझा जाएगा, उसे ऋण विहीन व्यक्ति समझा जाएगा। इसलिए वो धर्म, जाति और क्षेत्र का जो सवाल खड़गे जी और राहुल गांधी ने उठाया कि भाई उसके बीच उसका जो संतुलन है वो नहीं बना, ये कितना क्रूशियल फैक्टर है। लोगों को ये भी समझाना जरूरी है कि आज अगर डिसेंट नोट में उन्होंने इस चीज को लिखा है कि धर्म, क्षेत्र और जाति का संतुलन नहीं बनाए रखा गया, तो फिर ये कितना जरूरी है। और जरूरी है इसलिए खड़गे और राहुल गांधी ने इस पॉइंट को रेखांकित किया। लेकिन मोदी जी के लिए ना धर्म मायने रखता है, ना जाति मायने रखता है, ना क्षेत्र का संतुलन बनाए रखने का। उनको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं और इसीलिए उसको माना नहीं। मोदी के लिए धर्म का बहुत मायने रखता है, लेकिन धर्म का की उनकी सीमा वही है जो हिंदुत्व वाली किताब में सावरकर जी ने उनको समझा दिया है, जिसको बाद में गोलवलकर जी से लेकर आज मोहन भागवत जी से इनको समझा रहे हैं। लेकिन ये जो बहस है ये लंबे समय से चल रही है, और आज जो सवाल उठाया खड़गे साहब और राहुल जी ने, उस बहस की एक अगली कड़ी है। आप 1 मिनट के लिए एनएचआरसी को हटा दीजिए, आप बता दीजिए इस देश में जितने विश्वविद्यालय हैं कितने दलित उसके वाइस चांसलर हैं, कितने विभाग हैं, कितने मुसलमान उसके एचओडी हैं। आप बता दीजिए कि हाईकोर्ट में जितने कितने जजेज हैं उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पिछड़े वर्ग के हैं, कितने पिछड़े एरिया के हैं। वो जो जेएनयू में जो एक बहुत अच्छा एक प्रयोग किया गया था कि बैकवर्ड रीजन का भी हम रिजर्वेशन देंगे। जो इस देश के पिछड़े इलाके हैं, उड़ीसा से लेकर और बिहार तक और छत्तीसगढ़ तक, उनके बच्चों को हम प्राथमिकता देंगे, थोड़ी छूट देंगे, थोड़ा प्रोत्साहन देंगे। तो आज तो ये जो बहुलतावादी समाज में उत्पीड़ित समुदाय जो है उसका रिप्रेजेंटेशन तो कहीं नहीं है। आप इस देश के 100 पूंजीपतियों में एक बता दीजिए कोई दलित वर्ग का हो। इस देश के 100 आईएएस में बता दीजिए कि कमांडिंग पोजीशन पर कोई दलित या पिछड़ा या आदिवासी को बैठाया हो किसी विभाग में। तो ये सवाल तो यहाँ भी उठेगा कि आप रीजनल को और रीजन को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। आप अपने पसंद के लोगों को, आपको सर ने कहा जोशी जी ने कि भाई उड़ीसा पे बड़ी मेहरबानी है, तो उन्होंने सारंगी को ढूंढा और उस परिवार से ढूंढा जो इन लोगों के रुपया पैसे का हिसाब किताब देखता था, फाइनेंशियल एडवाइजर था। तो ये तो बहुत ही पिक एंड चूज का है, जो यसमैन है, जो हाँ जी करने वाली जो पीढ़ी है उनसे चुन रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रीजन, रिलीजन और कास्ट। कास्ट का मतलब यह कि कास्टिज्म नहीं, कास्ट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव कास्ट जो है, जो 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 छूट गए हैं इस पूरे 70 साल के संवैधानिक समाज में। हमारे जिन जातियों का को हमने पीछे छोड़ दिया था, उनको आगे लाना जरूरी है, और यही अवसर होता है सरकार के लिए। लेकिन जो एंड मैसेज है उसके बाद फिर मैं अंतिम कमेंट के लिए गिरीश जी के पास आऊंगी। रॉय साहब की नोटबंदी का फैसला सरकार के फेवर में सुनाने के लिए वी सुब्रमण्यम को एनएचआरसी के पद का, चेयरमैन के पद का तोहफा मोदी जी ने दिया है। वी रामासुब्रमण्यम, मेरा यही कहना है। ओके जी गिरीश जी क्या कहेंगे अंत में सर? जी नहीं, आपके माध्यम से एक ही मैं समझता हूँ मैसेज दे देना कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म बदल के ये नेशनल हिंदू राइट्स कमीशन कर दें, क्योंकि वैसे जजों की मानसिकता तो वही है। तो दैट विल बी बेटर। तो क्या है, दूसरे लोगों को छोड़ दें। जी बिल्कुल
नेशनल हिंदू राइट्स कमीशन आपने कहा, हिंदू बिल्कुल राइट्स बिल्कुल। कमीशन, हाँ, तो उसमें फिर दूसरों को अभी वैसे बहुमूल्य जो है उनके फेवर में अगर जजमेंट आने लग रहे हैं और आ ही रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट पूछा था कि भाई सेक्रेटरी आपके बैकवर्ड क्लास के कितने हैं, नहीं है। रॉय साहब ने सही कहा कि भाई आपने सिर्फ क्रिश्चियन, मुस्लिम्स या माइनॉरिटी सिखों से आपकी दुश्मनी नहीं है, आपको दलित भी पसंद नहीं है, आपको पिछड़े भी पसंद नहीं है, तो वहां पे उनके लिए कौन सा आपने बैकवर्ड क्लास का पूरा कमीशन चलता है, उसका कभी रिपोर्ट आया कि भाई उन लोगों ने बैकवर्ड के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या किया? आप देखिए बहुत ही एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप इनको देखिए कैसे कास्ट वाइज खत्म करते हैं। पूरे इंडिया का जो 16,000 का आपका कोस्ट लाइन है उसमें मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज फिशिंग का काम करती थी। वन बाय वन सारे फिशिंग हेलमेट जो है वो खत्म करे जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी या उनके टूरिज्म के चक्कर में। तो आप देखिए ये बहुत एक साइलेंट डिजाइन्स भी चल रही है। क्रिश्चियन स्कूल्स को डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम वहां पे क्रिश्चियन टीचर्स हैं या नन्स हैं जो सिखा रही हैं, और ये आर्ग्यूमेंट करने को कोई तैयार नहीं कि हम लोग भी कॉन्वेंट में पढ़े, हमको तो कभी किसी ने नहीं बोला कि आप क्रिश्चियन हो जाइए। तो ये जो भय और ये फियर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी हिंदुओं के लिए कमीशन बना दो जो सबको प्रोटेक्ट करते चलेंगे। जी नहीं, बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं भी जो स्कूल की पढ़ाई इलाहाबाद में सेंट मेरीज में हुई थी, मैंने तो नहीं देखा कि आज तक मुझे किसी नन ने ये कहा हो कि भाई आप अपना हिंदू धर्म छोड़कर और क्रिश्चियनिटी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये बात सही है, ये तो फालतू की जो भ्रम है वो फैलाने की कोशिश होती है। लेकिन जो एनएचआरसी के अध्यक्ष का जो चयन, पूरी जो प्रक्रिया है, उस पर बिल्कुल मोहर बिल्कुल साफ दिख रही है कि मोदी जी ने ये कह दिया कि हमें किसी की बात सुननी नहीं है, और मेरे लिए सिर्फ एक ही मंत्र है कि मेरे फेवर में अगर फैसला सुनाओगे तो आपको इसी तरीके का तोहफा देंगे। और वी रामासुब्रमण्यम को ये तोहफा मोदी जी ने दे दिया क्योंकि उन्होंने नोटबंदी पर सरकार को फेवर करते हुए एक फैसला सुनाया था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रॉय साहब, गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।